हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी। मेरा नाम है सुधांशु यादव और आज हम अपना ये नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। इससे पहले मैं आपको कास्टिंग पढ़ा चुका हूँ, टाइप्स ऑफ कास्टिंग बता चुका हूँ क्या क्या होते हैं पिछले लेक्चर में, जैसा कि हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ कास्टिंग क्या क्या होते हैं, कास्टिंग में हम किन किन चीज़ों का यूज करते हैं, कास्टिंग बनाई कैसे जाती है। मैंने पिछली लेक्चर में आपको कुछ ओरली बता दिया था कि कैसे कैसे कास्टिंग होती है। इसमें हम आपको डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि कास्टिंग होती कैसे है और इन सब के बारे में डिटेल से जो है मैं आपको वाइट बोर्ड पे भी समझाऊंगा। पहले डायग्राम को समझते हैं। मैंने यहाँ पर दो डायग्राम लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे दो डायग्राम क्यों हैं, तो देखिए ये जो डायग्राम है वो कोई भी, जैसे हम कास्टिंग जब बनाते हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है, क्रॉस सेक्शनल व्यू काट के जो हम दिखाया है वो दिखाया है। यहाँ पर हमने स्पेशली गेटिंग सिस्टम दिखाया है। गेटिंग सिस्टम में जो वर्क होता है वो कैसे होता है, गेटिंग सिस्टम में किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। पूरा का पूरा जो एक फ्लास्क होता है जिसके अंदर ये सारी प्रोसेस होती है, वो एक क्रॉस सेक्शनल व्यू के लिए मैंने ये डायग्राम आपके लिए ले रखा है। तो वह सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं इन डायग्राम में बनी हुई। तो देखिए सबसे पहले जो है ये बना हुआ है पोरिंग बेसिन, सेम इसमें भी बना हुआ है, इससे समझते हैं। अच्छा ये देखिए ये बना है हमारे पास पोरिंग बेसिन, ये होता है स्प्रू, ठीक है। ये पार्टिंग लाइन है और ये गेटिंग सिस्टम है। इस वाले पोर्शन को ड्रैग कहते हैं, इस वाले पोर्शन को कोप कहते हैं और इसको कोर कहते हैं और पूरे को हम कहते हैं फ्लास्क, ठीक है। अब सबसे पहले आती है बात है कि ये कोप एंड ड्रैग क्या है। तो गाइस हम जो मैंने पिछले भी लेक्चर में आपको बताया, जैसे कि हमने वर्कशॉप में जब ये फाउंड्री शॉप की होगी तो आपके लिए दो, जो एक फ्लास्क होगा वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। अलग अलग फ्लास्क होते हैं, उनमें सेंट भरते हैं, दोनों को हम एक करते हैं। तो जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं कोप, नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं ड्रैग। ये बेसिकली अलग अलग होते हैं, इनको हम एक बोल्ट के थ्रू हम बाहर से कस देते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी मैंने बनाया है। ये दोनों की जो है पार्टिंग लाइन होती है, ठीक है। दोनों अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ से ये पार्टिंग लाइन होती है और दोनों को हम कस देते हैं, ठीक है। जब हम उसमें कैविटी बना देते हैं तो उसके बाद हम उसको कस देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिन होता है पोरिंग बेसिन, इसके थ्रू हम जो है अपना मोल्टन मेटल जो है डालते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि ये पोरिंग कप या पोरिंग बेसिन क्यों है, ठीक है। हम फ्रेंड्स डायरेक्टली जो है अपना मोल्टन मेटल को कैविटी में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम अपने जो मोल्टन मेटल होता है डायरेक्ट हम आप कैविटी में उसे नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए जो है पोरिंग कप या बेसिन का यूज किया जाता है। ये बेसिकली एक रिजर्वायर की तरह वर्क करता है, ठीक है। मोल्टन मेटल के लिए एक रिजर्वायर की तरह वर्क करता है। इसमें भर जाता है मोल्टन मेटल, फिर वो अपने आप धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। एक साथ डाल देंगे तो वहाँ पर इरोजन की कंडीशन आ जाएगी, पर हल्के हल्के से वो बढ़ जाएंगे और इरोजन की कंडीशन आ जाती है। इसीलिए जो है हम पोरिंग कप का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक रिजर्वायर की तरह वर्क करती है। इसमें जब मोल्टन मेटल हम डालते हैं तब इसमें भर जाता है, फिर ये धीरे धीरे एक स्क्रू के थ्रू ये नीचे आता है। इस चीज़ को अगर आप एज्यूम करें तो इस चीज़ के लिए आप कर सकते हैं, जो हमारे पेट्रोल या डीजल डालने के लिए अगर हम डालते हैं किसी छोटे उसमें, तो एक कुप्पी कुप्पी करके एक वो आता है बेसिकली, तो उसमें हम जब अपना जो ऑयल होता है जब हम डालते हैं तो भर जाता है, फिर वो अपने आप धीरे धीरे उस स्क्रू के थ्रू नीचे आता है। तो सेम उसी की तरह आप इसको समझ सकते हैं कि ये स्क्रू लगाया गया है। अब गाइस ये स्क्रू भी कॉनिकल शेप में बना हुआ था, जैसा कि मैं यहाँ पर बनाया भी हूँ। ये एक कॉनिकल शेप में बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि ये धीरे धीरे नीचे आता है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये स्क्रू जो है वो कॉनिकल क्यों है, स्ट्रेट क्यों नहीं है ना, सिलेंड्रिकल क्यों नहीं है, स्ट्रेट क्यों नहीं है, ये कॉनिकल क्यों है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए स्क्रू को हमने कॉनिकल बनाया है, तो ये कॉनिकल क्यों है। तो गाइस अगर ये स्ट्रेट होगा, जैसे कि मान लिया हमने ये स्ट्रेट है, ठीक है, हमने इसमें लिक्विड डाला तो लिक्विड कुछ इस तरीके से नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये जो किनारे होंगे इसके ना, ये वॉल होंगी, जो हमारी स्क्रू की वॉल होंगी, वहाँ पर जो है मोल्टन मेटल नहीं जाएगा, ठीक है। इससे डिफेक्ट आता है कास्टिंग में। इसीलिए जो है हम इसको कॉनिकल स्क्रू यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो भी मोल्टन मेटल होता है वो भर के दीवारों में पूरा का पूरा भर जाता है और फिर नीचे जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम कॉनिकल स्क्रू का यूज करते हैं।
जिससे कि इसकी अब यहाँ पर बात आती है ये क्या है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्प्रू बेस, ठीक है, स्प्रू बेस, इसको हम स्प्रू बेस बोलते हैं। जब मोल्टन मेटल हम यहाँ पोरिंग बेसन के थ्रू डालते हैं, कॉनिकल जो स्प्रू में से होते हुए वो स्प्रू बेस में जाता है, ठीक है, स्प्रू बेस में जाता है। अब आप बोलेंगे कि स्प्रू बेस का यूज क्या है, ठीक है, तो स्प्रू बेस का यहाँ पर जो यूज है वो ये है कि स्प्रू बेस में ये सारा का सारा मोल्टन मेटल आता है। अब देखिए, जब हम यहाँ से हम मोल्टन मेटल को डाल रहे हैं, ठीक है, मोल्टन मेटल को डालते हैं तो मोल्टन मेटल यहाँ से आते आते उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, वेलोसिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर आकर हम उसको स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि उसके मोमेंटम उसका बन जाता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उसके मोमेंटम को कम करने के लिए हम ये स्प्रू बेस का यूज करते हैं, जिससे कि इसमें आके मोल्टन मेटल इकट्ठा होके फिर धीरे धीरे वो यहाँ से रनर से होते हुए आगे की तरफ जाता है। तो स्प्रू बेस का बेसिक यूज़ यही है कि वो जो मोल्टन मेटल का जो मोमेंटम है वो ऊपर से आते हुए जो मोमेंटम गेन करता है, उस मोमेंटम को कम करने के लिए इस स्प्रू बेस का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है इसे बहुत छोटी सी जगह में जो गेटिंग सिस्टम को हमने रिप्रेजेंट किया है। गेटिंग सिस्टम को समझने के लिए हम इस वाले डायग्राम पे आते हैं, बाकी बिल्कुल सेम है, ओरिंग कप, स्प्रू बेस, ठीक है। ये जो तीन टर्म हमने समझी यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही बनी हुई है। इसके बाद हम समझते हैं कि यहाँ पर जो है रनर क्या करता है, ठीक है। अब स्प्रू बेस में हमारी जो है मोल्टन मेटल आ गया, स्टोर हो गया, मोमेंटम जो है उसका वो लूज हो गया। अब मोमेंटम लूज होने के बाद जो है मोल्टन मेटल रनर की तरफ बढ़ता है। रनर की तरफ बढ़ने के बाद क्या होता है, वो रनर की तरफ बढ़ने के बाद जब हमारा अब बाकी का मोल्टन मेटल जो ये गेट है, इनको इंगेट भी बोलते हैं, इंगेट भी इनको बोलते हैं। फिर ये रनर से होते हुए इन इंगेट के थ्रू जो है हमारा कैविटी में, ये कास्टिंग, ये कैविटी है हमारी, ठीक है, इस कैविटी में चला जाता है। अब इस कैविटी के अंदर जिस शेप का भी हमको प्रोडक्ट चाहिए होगा, जिस शेप का भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, पैटर्न रखें हम ऑलरेडी उसकी कैविटी बना लेते हैं, ठीक है। तो कैविटी में जाके वो फिल हो जाता है। और जो एक्सेसिव मटेरियल होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम डालेंगे तो वो स्पीड से आएगा, फिर वो जो एक्सेसिव मटेरियल होता है, ज़्यादा मटेरियल, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है मोल्टन मेटल, वो हमारा राइजर में ऊपर भर जाता है, ठीक है। ये जो गेट हैं ये इसीलिए यूज किए जाते हैं ताकि जो मटेरियल है वो अपना धीरे धीरे कैविटी में पहुँचे, ठीक है, चारों तरफ पूरी की पूरी कैविटी है वो भर जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक तरफ ही मेटल हमारा भर जा रहा है, एक तरफ खाली से हम गेट का यूज यहाँ पर करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें भी देखिए सेम यही, ये हमने यहाँ पर एक कैविटी है, इस तरह का हमको एक प्रोडक्ट चाहिए हुआ है, इस तरह का जो है एक प्रोडक्ट हमको चाहिए है। अब प्लस बात आती है, उसमें हमने कोर को नहीं दिखाया क्योंकि वो एक गेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स का जो है व्यू है, इसमें हमने कोर को भी दिखाया है। अब बात आती है कोर का यूज क्या है, ठीक है, कोर का यूज क्या होता है। तो गाइस कोर हम जब भी कोई कैविटी बनाते हैं तो हमें जब भी हॉलो शेप चाहिए हो, ठीक है, मतलब उसके अंदर हमको हॉलो शेप चाहिए हो या उसके अंदर जो है स्पेस चाहिए हो, तो हम उसके साइज की एक कोर बना लेते हैं जो कि हम उसके अंदर रख देते हैं। तो जो मेटल होता है वो उसके चारों तरफ जो है फैल के और वहाँ पर फिल हो जाता है, लेकिन जो कोर वाला पोर्शन होता है वो हमारा सेफ बच जाता है। उसके बाद जब हम कैविटी को बाहर निकालते हैं, कोर को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे लिए जो अंदर का जो जगह होती है वो हमें जिस शेप की हमको चाहिए होती है उसी शेप की हमको मिल जाती है। तो कोर का बेसिक यूज यही है, ठीक है। उसके बाद जब ये सब सारी चीज़ भर जाती है, कास्टिंग में ये सारी चीज़ भर जाएगी, उसके बाद जो राइजर में जो है हमारा एक्सेसिव मोल्टन मेटल राइजर में भर जाता है। अब बात आती है राइजर की कि राइजर क्यों लगाया जाता है। तो गाइस जो राइजर है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है इस कास्टिंग की, ठीक है। राइजर के दो तीन जो हमारे पास यूज होते हैं, दो तीन तरीक़ों से राइजर काम में आता है। सबसे पहला काम राइजर का क्या है कि राइजर सबसे पहले तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो यहाँ पर फिल हो जाता है, ठीक है, जब यहाँ से सब भर के यहाँ पर फिल हो जाता है। और दूसरी चीज़ हमको ऊपर से जब हम ये जो देखने लायक होता है, हमको मतलब हम देख सकते हैं बाहर से कि राइजर में जब मेटल आ गया है, इसका मतलब कि अब जो है हमारी कैविटी फुलफिल हो चुकी है, हम अब मोल्टन मेटल डालना बंद कर सकते हैं। जब राइजर भर जाए इसका मतलब है हमारी कैविटी पूरी भर गई, है ना।
जब पूरी भर गई और अब हम मोल्टन मेटल उसमें यहाँ इस पोरिंग बेसिन के थ्रू अब हम मोल्टन मेटल और ना डालें, हमारे जो कैविटी है वो फुलफिल हो चुकी है, ठीक है। फिर राइजर में जब ऊपर आ जाता है तो सबसे पहले तो हम मोल्टन मेटल डालना बंद कर देते हैं, इसके लिए यूज़ आता है, ठीक है। ये हमको एक इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ अब फुल हो चुकी है, अब मत डालिए, ठीक है। दूसरा यूज क्या है कि जब कास्टिंग यहाँ पर जब भर गई, ठीक है, अब वो सॉलिडिफाई होगी, है ना, अब वो ठंडी होगी, दोबारा से वो है सॉलिड में आएगी तो श्रिंक करेगी, ओके। वो जो श्रिंक करेगी, श्रिंक करने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर और मटेरियल की ज़रूरत होगी। लाइक अगर हम देखें कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो ज़्यादा फैली हुई हो, ठीक है, ज़्यादा जगह में रखी हो, लेकिन जब हम उसको कूट देते हैं, जब वो सॉलिड बन जाती है तो वो कम जगह घेरती है, ठीक है। अब वो कम जगह घेरने के बाद क्या होगा, उससे और मेटल की ज़रूरत होगी, चूँकि हम यहाँ से मोल्टन मेटल डालना बंद कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर राइजर ना होता तो क्या होता, वहाँ पर डिफेक्ट आ जाता, उतनी जगह खाली रह जाती, है ना, जिस तरह का हमको शेप चाहिए थी वो शेप हमको नहीं मिल पाती। तो राइजर क्या करता है, जो उसको ज़रूरत होगी जब, ठीक है, जब ज़रूरत होगी उसको जितने भी मोल्टन मेटल की, वो उसको सप्लाई करता है, तो सेकेंडरी रिजर्वायर के रूप में भी वर्क करता है। फर्स्ट प्राइमरी रिजर्वायर तो ये है ही है, जब इसको ज़रूरत होगी बाद में सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे जब ज़रूरत होती है तो एक्सेसिव जो मटेरियल उसको चाहिए होता है वो राइजर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो राइजर के थ्रू अदर जो मटेरियल है वो भी अंदर जाता है और ये इसको फुलफिल करता है। और जब थोड़ी देर बाद सॉलिडिफाई होने के बाद, थोड़ी देर से जब सॉलिडिफाई हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, हम इन बोल्ट्स को खोल देते हैं और हम अपनी जो कोप एंड ड्राइव को अलग अलग कर देते हैं। जब कोप एंड ड्राइव को अलग करते हैं तो हमारे पास बचता क्या है, सिर्फ ये, इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे, इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे, ये पोर्शन भी हम बाहर निकाल देंगे और ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट, जिसको हम फर्दर साफ करके क्लीनिंग करके आगे हम फॉर्मिंग के लिए जिस भी चीज़ में हम यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए हम फर्दर उसे भेज देते हैं। तो ये है गाइस जो कास्टिंग की जो बेसिक प्रोसेस होती है वो ये है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जो है दोनों के बारे में, दोनों डायग्राम के बारे में डिटेल से बताया था। अब जो भी एलिमेंट्स हम आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उन सब के बारे की जो भी डेफिनेशंस होती हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताते चलता हूँ। और देखिए जो भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ उसके जो डिटेल्ड नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जिनमें कि मैंने एक एक चीज़ को डिटेल से डिफ़ाइन किया है। तो आप वो हमारी जो लिंक है दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस लिंक पर जाकर और वो डाउनलोड कर सकते हैं और आप उससे भी जो है अपने एग्ज़ाम की या जिसकी भी आप पढ़ते हैं उसके लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं आपको इनकी डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली डेफिनेशन में पोरिंग बेसिन के बारे में ही बताऊंगा। पोरिंग कप कह सकते हैं आप इसको या पोरिंग बेसिन कह सकते हैं। तो पोरिंग कप की डेफिनेशन क्या होती है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा, द मोल्टन मेटल इज नॉट डायरेक्टली पोर्ड इनटू द मोल्ड कैविटी बिकॉज इट मे कॉज मोल्ड इरोजन। Molten metal is poured into a basin which acts as a reservoir from which it flows smoothly into the sprue, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी या रटने में या रटना पड़ेगा आपको। जो भी मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया सेम वही लिखा हुआ है, ठीक है, सेम वही लिखा हुआ है। आप एक बार माइंड में इस प्रोसेस को याद कर लीजिए कि यहाँ पर होता क्या क्या है। आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी क्योंकि आपको पता होगा पोरिंग कप क्या करता है, स्प्रू क्या करता है, गेट क्या करता है, रनर क्या करता है, राइजर क्या करता है, ठीक है, पैटर्न क्या होता है, इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा अगर आप इस प्रोसेस के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे भी यही लिखा गया है कि मोल्टन मेटल जो होता है वो डायरेक्टली पोर नहीं किया जाता किसी भी कैविटी के अंदर, क्योंकि तब इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट पोर नहीं करते, डायरेक्ट उसे नहीं डालते हैं कोविड कैविटी के अंदर, उसको हम एक पोरिंग बेसिन के थ्रू डालते हैं, जो कि पोरिंग बेसिन एक रिजर्वायर की तरह वर्क करता है किसी भी मोल्टन मेटल के लिए, ठीक है। किसी भी मोल्टन मेटल के लिए वो एक रिजर्वायर की तरह वर्क करता है और जिससे कि जो कैविटी होती है हमारी उसमें जो भी मेटल जाता है वो स्मूथली जाए, ठीक है, स्मूथली जाए, इसीलिए जो है पोरिंग के कप का यूज करते हैं। सेकंड वन आता है स्प्रू। स्प्रू क्या करता है, स्प्रू हेल्प्स इन फीडिंग मेटल to the runner which in then reaches the cavity, which in then reaches the cavity through gate, it may be either straight or taper, ठीक है। तो स्प्रू क्या करता है, ये हेल्प करता है जो है मेटल की कि रनर तक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्प्रू ये रनर तक जो मेटल को पहुंचाता है
और ये स्ट्रेट भी हो सकता है, टेपर भी हो सकता है। इसकी डिटेल्ड जो मैंने यहाँ पर तो अभी कुछ ही लैंग्वेज लिखी है, इसकी डिटेल लैंग्वेज मैंने नोट्स में लिख रखी है, ठीक है, कि वहाँ पर जो भी टर्बुलेंस होता है वो उसका बढ़ जाता है, तो वो टर्बुलेंस बढ़ने के बाद स्प्रू बेस में जाके वो मोमेंटम उसका कम कर देता है, कई चीज़ें। फिर आती है गेट, ठीक है। गेट क्या होता है? गेट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंगेट्स। देयर आर चैनल्स विच कनेक्ट्स विद रनर विद द मोल्ड कैविटी एंड थ्रू विच द मोल्टन मेटल एंटर्स द कैविटी। गेट क्या करता है? गेट के थ्रू बहुत सारे चैनल होते हैं जिसके थ्रू जो है हमारा मोल्टन मेटल कैविटी के अंदर पहुंचता है, इसको हम इंगेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये गेट हो गया। राइजर क्या होता है? राइजर इट इज़ द रिजर्वायर ऑफ मोल्टन मेटल मेड इन कास्टिंग। कास्टिंग के अंदर भी एक रिजर्वायर बन जाता है मोल्टन मेटल का, जिसको कि हम राइजर कहते हैं, ठीक है। तो देयर इज वेयर एवर देयर इज रिडक्शन ऑफ मोल्टन मेटल ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन इन मोल्ड कैविटी, मेटल फ्लोज बैक फ्रॉम राइजर टू कैविटी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मेटल जब डालते हैं उसमें मेटल भर जाता है, उसके बाद जो है राइजर में मेटल आने लगता है। तो मेटल जब राइजर में फुल हो जाता है, उसके बाद जब सॉलिडिफिकेशन के बाद अगर हमको यहाँ पर मेटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जो है मेटल का राइजर के थ्रू हम कैविटी के अंदर भेज देते हैं। तो ये सेकेंडरी जो है रिजर्वायर की तरह वर्क करता है। प्लस ये हमको एक इंडिकेशन भी देता है कि अभी इस पूरा जो मोल्ड कैविटी है जो पूरी भर चुकी है नहीं भर चुकी है, हमको और मोल्टन मेटल डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं आप राइजर की डेफिनेशन में। प्लस आती है कोर। कोर जो मैंने इस डायग्राम में आपको बनाई थी यहाँ पर, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द होलो कास्टिंग। कोर इज प्लेस्ड इन मोल्ड कैविटी टू प्रोड्यूस हॉलो पोर्शन, ठीक है। कोर जो होती है वो एक हॉलो कास्टिंग बनाने के लिए उसमें जो है हम जो प्रीवियसली प्रिपेयर्ड जो हम पहले से बना चुके होते हैं मोल्ड कैविटी, उसमें हम एक कोर डाल देते हैं और फिर जब हम उसे रखते हैं उसके बाद जब हम मोल्टन मेटल डालते हैं तो वो कोर जो है उस जगह पर मेटल नहीं भरने देती और वहाँ पर हमको हॉलो जो है पोर्शन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो गई इतनी डेफिनेशन। आगे की डेफिनेशन के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं कोप के बारे में। कोप क्या होती है? तो कोप की डेफिनेशन जैसे कि मैंने बताया था, इस वाले डायग्राम जो बना हुआ था, कोप क्या होता है? अपर पोर्शन ऑफ द मोल्डिंग फ्लास्क इज नोन एज कोप। जब हम जो भी फ्लास्क बनाते हैं उन दोनों को जब एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं जिसके अंदर कैविटी हमारी बनी हुई होती है, हम मोल्टन मेटल डालते हैं, तो जब वो हटाते हैं तो जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कोप। एंड ड्रैग लोअर पोर्शन ऑफ द मोल्डिंग फ्लास्क इज नोन एज ड्रैग। जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्रैग, ठीक है। तो कोप एंड ड्रैग आप ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला पोर्शन कोप, नीचे वाला पोर्शन ड्रैग, ठीक है। फिर बात आती है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? ठीक है, तो पैटर्न क्या होता है? जब हम कैविटी बना लेते हैं, ठीक है, कोप एंड ड्रैग में हमने कैविटी बना ली, ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके अंदर पैटर्न रखते हैं। पैटर्न रख के हम दबा देते हैं उसको, ठीक है, दबा देते हैं। तो क्या होता है जब हम उसके बाद जब हम पैटर्न हटाते हैं तो जो सैंड होती है जो भी हो उसमें क्या होता है? हमारा पैटर्न के जो भी पैटर्न का शेप होता है उस शेप की जो है कैविटी वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से पैटर्न जैसे कि आप किसी भी चीज़ में करके देख सकते हैं। आटा है, ठीक है, आटा गूंदा हुआ आटा है, ओके। अब मैंने क्या किया कि उसके अंदर मैंने ये चीज़ रख दी, मार्कर रख दिया उसके अंदर, ठीक है। मार्कर रखने के बाद दबा दिया उसको किसी चीज़ से। जब मैंने हटा के मार्कर हटाया तो क्या होगा? वहाँ पर मार्कर के शेप की कैविटी क्रिएट हो जाएगी, है ना? ऐसा ही तो होगा। उसके बाद जब हम उसमें कोई मोल्टन मेटल डालेंगे या कुछ भी डालें और तो क्या होगा? हमें मार्कर की तरह ही एक प्रोडक्ट मिल जाएगा उसको सॉलिडिफिकेशन होने के बाद। तो यही करते हैं हम, कैविटी के जो पैटर्न रखे उसको दबा देते हैं, तभी वहाँ पर एक कैविटी क्रिएट हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं पैटर्न। तो पैटर्न की डेफिनेशन भी होती है, इट इज़ द रेप्लिका ऑफ द पार्ट टू बी कास्ट विद सम मॉडिफिकेशन द मोल्ड कैविटी इज मेड विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। तो जो पैटर्न होता है वो जो भी हमें ऑब्जेक्ट बनाता है, जो भी हमें पार्ट कास्ट करना है उसका एक रेप्लिका होता है, उसका जस्ट उसी की तरह एक हम बनाते हैं पैटर्न होता है और विद द हेल्प ऑफ पैटर्न, ठीक है। उसके बाद बात आती है स्प्रू बेस। ये रह गया था, स्प्रू बेस के बारे में हम बताते हैं। स्प्रू बेस क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक रिजर्वायर होता है जो कि मोमेंटम को एब्जॉर्ब करता है, मोमेंटम कम करता है मोल्टन मेटल का। जो भी डाला गया है यहाँ से जब वो नीचे गिरता है तो एक स्पीड से गिरता है तो एक मोमेंटम बना लेता है, ठीक है। तो मोमेंटम को कम करने के लिए एक ही स्प्रू बेस यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है, दिस इज द रिजर्वायर फॉर द मेटल एट द बॉटम ऑफ द स्प्रू टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ द फॉलिंग मोल्टन मेटल, ठीक है। तो जो मोमेंटम होता है उसको रिड्यूस करने के लिए जो है स्प्रू बेस का यूज
किया जाता है। ओके, फ्री बेस हो गया। तो हमने जितने भी हमारी जहाँ पर हमने जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर शो किए थे उन सब के बारे में आपको उन सब की डेफिनेशंस को भी बता दिया है कि वो क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो है एलिमेंट्स ऑफ कास्टिंग के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर आप पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और जो भी आपको डाउट हो इस पूरे एक वीडियो में, जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और यूनिवर्सिटी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी नोट्स हैं वो आपको लिंक में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी तो यूनिवर्सिटी एकेडमी को जो भी हमारे लोग देख रहे हैं उन्हें लाइक करिए, कमेंट करिए, यूनिवर्सिटी एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।